किसके? 11वीं वालों के अब 12वीं में आएंगे अब ना। नहीं बदलेगा। क्यों, तू क्या चाहती है कि किसी को बेच दूँ? हैं? कुछ बेचना चाहती है क्या? नहीं। तो फिर? अरे पूछ रही हूँ, किताबें क्या बता हमारे लिए तो हाँ, तो तुम अब नहीं बदलेगा। हमारे गाँव में से जाते हैं? क्या हुआ? पढ़ता ना भाई, कोमल पढ़ती है 11वीं, उसको दे दूँगी बुक पहले से ही। नहीं तो स्कूल से मिली है ना, जमा नहीं करानी पड़ेगी। पढ़ लेगी वापस कर देंगे। अच्छा, छुट्टियों में? हाँ, पर पढ़े तब ना, रहेगा इसके, पर पढ़े तब ना, पढ़ लेगी, फायदा रहेगा ना इसमें। पढ़े तब ना, पढ़ने का तो मन ही नहीं होता है। चलो स्टार्ट करें अपन। Yes. अगला आज का टॉपिक है वो है देहात में विद्रोह। ठीक है, इसमें हमने देखा औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल के पहाड़िया लोग और संथाल लोगों के जीवन किस प्रकार बदले, ये हमने देख लिया था अभी तक। अब पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें। यह पता लगाए कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था, ये बात हमें पता लगा ली। नेक्स्ट, किसान विद्रोह पर यदि हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता लगती है, जिसे विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोपोन्माद दिखलाते हैं। वे जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराज़गी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं तो उनके गुस्से की परतें उधड़ने लगती हैं और हम उनके जीवन और अनुभव की झलक क्या करते हैं, देख पाते हैं या उनसे छिपी रहती है। मतलब उन विद्रोह के बारे में बात कर रहा है। और जब विद्रोह होता है तब किसानों की स्थिति से हमें पता लगता है कि शायद उनकी स्थिति सही नहीं थी, है ना, या उन पर अत्याचार हुआ था, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनको दबाव में रखा गया। नेक्स्ट, कुछ अभिलेखों की बात कर रहा है, वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, इतिहासकार उनका अवलोकन करते हैं। इससे विद्रोहियों की जो करतूतें हैं उनसे पता लग जाता है। नेक्स्ट, राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को दबाने का ही प्रयत्न नहीं करते, बल्कि जानने बूझने की कोशिश करते और उन कारणों की भी जांच करते जिससे कि वे अपनी नीतियाँ निर्धारित कर सके और शांति स्थापना कर सके। इसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है, इसके कारण इतिहासकार क्या कर सके, शोध कर सके। इसमें ऐसा बता रखा है कि यदि कोई विद्रोह कर रहा है तो वो जो भी वहाँ का शासक होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, वो क्या करता, पता करता है कि लोग विद्रोह क्यों कर रहे हैं, है ना, इसकी जांच पड़ताल करते और उसका उचित निवारण देते। ये टेक्निक पहले चलती थी, क्योंकि यदि निवारण नहीं होता है तो लोग बहुत अधिक मात्रा में विरोध करते हैं और राजा को अपने पद से हटना भी पड़ सकता है। निवारण कैसे? अभी बताऊंगा। देखो सुनना, अब एग्जाम्पल आया, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। भारत के विभिन्न प्रांत के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए थे। किसने विद्रोह किए थे बताओ? किसानों ने। किसके विरुद्ध किए थे? साहूकार और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध। याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने किया क्या था बताओ? पहला काम किया, लेखा बैया जला दी। यानी कि जो भी ये व्यापारी जो भी होते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब किसी को ऋण सुविधा देते हैं, है ना, और उसका ब्याज लेते वापस, तो ऐसा काम करते थे। लेकिन एक समय ऐसा था कि उन ब्याज दर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो सारी जगह ज़मीन बेच देना, फिर भी वो ब्याज की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक आंदोलन किया था। क्या किया था? आंदोलन। कहाँ हुआ था बताओ? पूना जिले के एक बड़े गांव जिसका नाम क्या था? सूपा, यहाँ से शुरू हुआ था। ये सूपा जो है यहाँ पे एक विपणन केंद्र है, यानी मंडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनेक व्यापारी और साहूकार रहते हैं। मंडी है तो साहूकार रहेंगे। 12 मई 1875 की बात है। कब की बात है? 12 मई 1875 को। अब आसपास के गांव के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, किसान इकट्ठे हो गए, और इन्होंने जितने भी साहूकार थे और उन पर क्या किया? हमला बोल दिया। हमला क्यों बोला? क्योंकि मतलब अवैध तरीके से वो मतलब लोगों को फंसाने का काम करते थे। पहले तो दे देते पैसा और फिर लेना होता तब बहुत गंदा रुख अपनाते। इसी कारण इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने बही खाते जला दिए। अब खाते ही जल जाएंगे तो उनके पास कोई सबूत ही नहीं रहेगा। अनाज की दुकानें लूट के ले गए, और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घर जो थे उनमें भी क्या किया? उन्होंने आग लगा दी। फिर धीरे धीरे ये विद्रोह फैल चुका था।
और इसमें और दे रखा है 6,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया था। 3 से अधिक गांव इससे क्या हुए थे, मतलब कुप्रभावित हुए थे, मतलब इन सभी गांवों में नुकसान हुआ था इसे कह सकते हैं। और जहाँ कहीं भी जाओ विद्रोह एक समान था, साहूकारों पर हमला किया और बही खाते जला दिए, मतलब प्रोसेस सेम थी सभी जगह, सभी ने प्लानिंग करके काम किया था और ऋणबद्ध जितने भी थे उनको नष्ट कर दिया गया। अब हमलों से साहूकार घबरा गए और गांव छोड़कर गांव से भाग गए थे और अपनी संपत्ति और धन दौलत वहीं छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको पता है कि इतना पैसा लोगों में और नहीं आया तो हमारी वैसी जगह ज़मीन बिक रही है और हम खुद अपनी जान बचाए पहले, तो है ना, जगह ज़मीन बाद में, पहले खुद की जान बचानी। इस प्रकार ये विद्रोह फैल गया और ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का दृश्य आ गया था। यह इसमें 10 के बारे में बात कर रखी है, पार्ट 10 में और बता रखा है। विद्रोही किसानों के गाँव में पुलिस थाने स्थापित किए गए, सेनाएं बुला ली गई, 95+ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अधिकांश को दंड दिया गया और धीरे धीरे मतलब यहाँ पे काबू करना चाहते थे, स्थिति को कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, तो ये विद्रोह के बारे में हमें पता लग रहा है किस प्रकार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट अगला बिंदु है नई राजस्व प्रणाली। अंग्रेजों ने एक नई राजस्व प्रणाली बनाई थी, उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैल गया था, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर निर्णय ही लागू किया गया था, यानी कि इस्तमरारी अंग्रेजों की एक व्यवस्था है ना। हाँ, इसका कारण एक तो ये था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई थी। ठीक है, इससे उपज मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हुई। बंगाल के जमींदारों की आमदनी में क्या हो गया, इजाफा हो गया और राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत ही तय की गई थी। यानी कि ये जो इस्तमरारी बंदोबस्त है ना, इसमें लोगों से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, टैक्स ज़्यादा लिया जाता है। और ये क्यों लगाई गई, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा धन संपत्ति आ गई थी, या इसे कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उपज अच्छी हो रही थी और मतलब जिसे अपन ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे देश से जैसे गेहूँ बहुत ज़्यादा दूसरे देशों में जाता है तो गेहूँ की कीमतें बढ़ी हुई होगी, किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर कहीं जाएगा ही नहीं गेहूँ तो कीमतें बहुत डाउन हो जाएगी। तो कीमतें बढ़ना और घटना ये एक्सपोर्ट पर आधारित है, यानी कि कितना देश से बाहर चीज़ें जा रही, ऐसे समझ गई। नेक्स्ट, औपनिवेशिक सरकार ने इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कृष्ट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। यानी कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया था, तो इन्होंने भी सोच लिया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अपन भी राजस्व कैसे लें। इसीलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए थे। नेक्स्ट, जब अधिकारी नीतियाँ निर्धारित करते तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित हुई। यानी कि लोग किस प्रकार मतलब उपज पैदा कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, किस प्रकार वो सबसे ज़्यादा इनकम ले रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। 1820 की बात करें तो इंग्लैंड में एक व्यक्ति था जिसका नाम था डेविड रिकार्डो, इसकी बात हमने कल भी की थी। ये एक अर्थशास्त्री था। कौन था? अर्थशास्त्री। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालय जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। यानी कि जो भी औपनिवेशिक अधिकारी थे, कौन? औपनिवेशिक अधिकारी, ये जब पढ़े थे ना तब इन्होंने रिकार्डो के बारे में सुना था और पढ़ा था। अब इसके जो विचार थे उन विचारों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। नेक्स्ट, इसी में दे रखा है रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी का अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यानी कि भूस्वामी जो कमा रहा है उससे अगर ज़्यादा उसकी इनकम हो रही है, अधिक कमाई हो रही है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? अधिक टैक्स लगा सकती है। यदि कर नहीं लगाया जाएगा तो किसान किराएजीवी में बदल जाएगा। किराएजीवी का मतलब ये होता है कि अमीर हो जाएगा, या फिर ऐसे दे रखा है, देखो किराएजीवी शब्द ऐसे लोगों का द्योतक है जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं। यानी कि किसी को दे देते हैं संपत्ति और क्या करेंगे, दूसरा करता रहेगा खेती, वो कमाते रहेंगे। तो इस चीज़ से वो बचना चाहते थे। कौन?
इस स्थिति से बचना चाहते थे कौन? जितने भी औपनिवेशिक अधिकारी थे वो। समझ गई मेरी बात कि नहीं? नेक्स्ट अगला इसमें दे रखा है, भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वहाँ जमींदार लोग किराएजीवियों के रूप में बदल गए, यानी कि ज़मीन दूसरों को दे दी, जो भी अधिक मुनाफा आता उससे आराम से जीवन यापन करते, काम करने ही नहीं। उन्होंने अपनी ज़मीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। सिंपल सी बात है, सिटी में घर बनाया, पैसा कमाना है, क्या करेंगे? किसी को किराए पे दे देंगे। रूम तो वो खा के जा ही नहीं रहा है, रह रहा है, पैसा देता रहेगा महीने से महीना। तो ये एक टेक्निक हो गई। तो पहले भी किसान ये बंगाल में दिमाग लगा रहे थे। ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। ठीक है, ये चाहते थे कि अब ये सारे काम तो कर ही नहीं रहे, इन्होंने तो दूसरा जुगाड़ लगा लिया, अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरी राजस्व प्रणाली अपनाते हैं जिससे कंपनी का और ज़्यादा फायदा हो। जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहते थे? रैयतवाड़ी। क्या कहते थे? रैयतवाड़ी। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती है। यानी कि राजस्व की राशि सीधे सीधे किसके साथ तय करेंगे? किसान के साथ तय करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लेते हैं, यानी कि कहीं कम पैदावार होती है, कहीं ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से औसत लगा लेते हैं और औसत के हिसाब से ये क्या करते हैं? राजस्व अदा कर लेते हैं या राजस्व की दर निर्धारित कर लेते हैं। सरकार के हिस्से के रूप में उनका एक अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है। 30 साल के बाद ज़मीनों का फिर से सर्वेक्षण करते हैं, यानी कि हर 30 साल में सर्वेक्षण होता है और सर्वेक्षण होने के बाद राजस्व की जो दर है उसको बढ़ा दिया जाता है। समझ गई? ये चीज़ दे रखी है, जिसे एग्जाम्पल भी अपन इसमें ले सकते हैं। कोई ज़मीन से 1 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, कोई ज़मीन से 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, तो औसत आय क्या होगी? है क्या? औसत आय क्या होगी? 5,000 ले लेंगे, मतलब 5 लाख ले लेंगे। हैं? एक तो ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है तो उसके मुनाफा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और कम कमा रहा है तो और ज़्यादा उपज करेगा। ऐसे एवरेज मिडिल होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे किसी के 4 नंबर आए, किसी के 6 नंबर था, औसत 5 होता है। उन दोनों का औसत क्या होता है? 5। समझ गई मेरी बात? 4 और 6 कितना होता है? 10। 10 में 2 का भाग दे, 5, तो औसत कितना आ गया? तो ये भी ऐसे औसत निकाल देते, सारी ज़मीनों का सर्वेक्षण कर लेते हैं। क्यों? दो डिजिट ही तो काउंट की, अब 3 डिजिट काउंट करेगी तब 3 का हो जाएगा, है ना? अलग अलग है। हाँ, यानी कि जितने बच्चों के नंबर निकाले, 2 स्टूडेंट ही है ना, तो 2 है। अगर 3 के नंबर 3 के अलग है, ये अपन उसमें सीखते हैं प्रायिकता वाले में, तो अभी उससे कुछ काम नहीं है, पर थोड़ा सा अपन को समझना पड़ेगा कि किसानों को कैसे परेशान कर देते। नेक्स्ट है, अगला बिंदु है राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। अब इसमें सीधी सी बात है, राजस्व बढ़ेगा तो किसान का कर्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा। मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब किया गया था बताओ? 1820 में। राजस्व इतना ज़्यादा था कि बहुत से स्थानों पर किसान गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए, यानी कि उस स्थान को लोग छोड़ के भग गए। जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम होती थी, ख़ास तौर पर यहाँ पर समस्या और ज़्यादा थी। वर्षा नहीं हो रही है, फसल खराब हो रही है, किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? जगह ज़मीन छोड़ के भग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये औसत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने के लिए और अपने से बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए आराम से आते और कठोरतापूर्वक तरीके से राजस्व वसूलते। कहीं से भी ला, उधारा लेके आ, पर पैसा देना पड़ेगा, तेरे फसल खराब हुई है, हम नहीं जानते, ऐसे नियम थे। नेक्स्ट, जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती। क्या कर ली जाती? जब्त कर ली जाती, यानी कि राजस्व नहीं देगा तो फसल जब्त। समूचे गांव पर जुर्माना लगा दिया जाता। अगर पूरे गांव में ऐसा सिस्टम हो रहा है कि कोई दे ही नहीं रहा है, मतलब राजस्व कोई दे नहीं रहा है, तो पूरे गांव पर कर लगा दिया जाता या उस पर जुर्माना लगा देते।
1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। मात्र 10 साल में यह समस्या बहुत खतरनाक तरीके से, और फिर धीरे धीरे कृषि उत्पादों में क्या आ गई, गिरावट आ गई, यानी कि एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम हो गई। फिर भी इन चीज़ों में सुधार नहीं हुआ और 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाकों में अकाल पड़ गया था। इस स्थिति में 1/3 पशुधन की मौत हो गई और आदि मानव जाति काल की ग्रास बन गई, यानी इतने लोग मर गए। जो बचे कुचे थे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए कुछ नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान छूने लगी थी। ये काम की चीज़ें, इस पूरे पैराग्राफ को स्टार कर देना, प्रश्न बन सकता है। कहाँ से? 1832 से 34 में किसानों की स्थिति क्या थी, रैयतों की स्थिति क्या थी, किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, कैसे भी प्रश्न बना के पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से? हाँ, पूरा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। 1830 से लास्ट में दे रखा है ना, आसमान छूने लगी, यहाँ तक। नेक्स्ट, बच्चे कुचे लोग थे, यानी कि बहुत सारे तो मर गए, आधे से ज़्यादा तो मर गए। बच्चे कुचे कैसे जीवित रहे, देखना। पैसा उधार लिया और ऋणदाता के चक्कर में फंस गए, और एक बार कोई भी ऋण ले लेता है तो ऋण देना असंभव होता है, इतना उस जाल में फंस जाता है, कर्ज बढ़ता रहता है, और ये चीज़ें होने लगी थी। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को खरीदारी करने या कुछ भी चीज़ें खरीदने या फिर उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी उनके पास कर्जे लेने पड़े थे। यानी कि खेती करनी है, उसमें सामग्री लानी है, उसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। ये चीज़ें 1840 के दशक तक अधिकारियों का साक्ष्य मिलने लगे कि वे सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर दबे जा रहे हैं। यानी कि इस समय इनको पता लग गया था कि अब ये मामला अपना बिगड़ रहा है। राजस्व प्रणाली भी मतलब सरकार कैसे चलेगी, राजस्व लेगी तभी चलेगी ना। लेकिन उस समय तो सभी किसानों की स्थिति बिगड़ चुकी थी और स्थिति बहुत विकट थी। तो ऐसे में फिर ये भी अधिकारी सोचने लग गए थे कि अब कुछ होने वाला नहीं है। फिर क्या हुआ देखते हैं। फिर इन्होंने धीरे धीरे मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी सरल करना सोचा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1840 के दशक के मध्य एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। 1840 की बात हो रही है। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू किया कि 1820 के दशक में जो राजस्व से संबंधित बंदोबस्त किए थे वो अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा राजस्व मांग लिया गया था। इस कठोर व्यवस्था के कारण पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ गई है, और खेती का विस्तार और प्रोत्साहन करना, ये सारी चीज़ें ढंग से काम नहीं कर रही थी। और अब ये सोच रहे थे कि अब दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इन लोगों का मदद करके दोबारा इनको मतलब पटरी पर इनको लाना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे कृषि उत्पाद जितने भी थे उनकी कीमतें बढ़ती गई, और किसान भी अपने कृषि क्षेत्र बढ़ाने लगे, नए नए इलाकों में गए, और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में, यानी कि जो चरने की भूमि होती है जहाँ पे गाय भैंस चरती है, उस भूमियों पर ये क्या करने लगे, खेती करने लगे। और किसान हल बैल चाहिए थे, बीज चाहिए थे, ज़मीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। तो एक बार फिर वो कहाँ पे गए बताओ, ऋणदाताओं के पास गए, ऋण लिया, अपने लिए बैल लाए, और जितने भी बीज है बीज लाए। तो इस प्रकार दोबारा उन्होंने खेती करना चाहा। फिर कपास में तेजी आई। अब मेरी बात सुनना, इसमें एक छोटी सी चीज़ें समझ लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। 1860 की बात है, ठीक है। ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास की 3/4 भाग, कितना, 3/4 भाग कहाँ से आ जाता था, अमेरिका से। ब्रिटेन में कपास की ज़रूरत है, कहाँ पे, ब्रिटेन में। अब कपास कहाँ से जा रहा है, अमेरिका से जा रहा है। लेकिन तो अपने यहाँ से जाता था, लेकिन कम जाता था, बहुत ही कम, ऐसे कह सकते हैं। 1857 में, कब, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को क्या करना, प्रोत्साहित करना। ये उनका मतलब मेन काम था, ठीक है। आगे क्या होता है देखते हैं। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को
कपास बेच सकेगा। सिंपल सी बात है, किसी भी कारण अमेरिका से ब्रिटेन को कपास नहीं मिला, कहाँ से अमेरिका से नहीं मिला, तो कपास कहाँ से पहुँचाएंगे, भारत से पहुँचाएंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने सोच रखी थी, ठीक है, कि वहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से ले आएंगे, अपने तो अपना काम चलाना है। ठीक है, भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास के लिए अच्छी है और हम भी अच्छे से कपास बोते और निकालते हैं। ठीक है, सस्ता श्रम भी मिल जाता है, मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं। 1861 की बात करें तो अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था। कौन सा युद्ध, गृह युद्ध, आपस में लड़ने झगड़ने लग गए थे। ठीक है, इस कारण अब जब भी युद्ध होता है तो कृषि प्रभावित होती है, कपास का उत्पादन गिर गया और क्या हुआ, कपास का अपने द्वार खुल गए कि अब भारत से मंगाओ, अमेरिका में तो व्यवस्था है ही नहीं, तो भारत से क्या किया, कपास मंगवाया गया। और जैसे ही यहाँ से कपास एक्सपोर्ट हुआ और किसानों की स्थिति अचानक सुधर गई, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया और ये चीज़ अपन को देखने को मिली। अब देखना क्या होता है, ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में क्या आ गई, गिरावट आ गई, क्योंकि अब ब्रिटेन ने अमेरिका से कपास मंगवाना बंद कर दिया गया था। सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया था। कितना, 3% से भी कम। 1861 में जहां 20 लाख गांठें आई थी, वहीं 1862 में केवल कितनी आ रही थी, 55,000 आ रही थी। भारत तथा अन्य देशों की बड़ी व्यग्रता के साथ संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। यानी कि यहाँ पे संदेश क्या आया, मतलब मेन मुंबई में भेजा गया था कि अब तुम कपास का क्या करो, निर्यात करो, हम तो लेने के लिए तैयार हैं। तो फिर धीरे धीरे कपास के जो सौदागर थे उन्होंने कपास की आपूर्ति के लिए खेती को प्रोत्साहन दिया। दूसरा, कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया और जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो मुंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का क्या किया, प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक पहले से पैसा दे दिया। कपास बो ही नहीं रहे, इधर तो बढ़िया सोवरेन पैसा लेके आ गए, लो ये फसल अपने, ये लो ये फसल अपने, यानी पहले ही पैसा बांट दिया क्योंकि उनको पता है फसल कहीं जाएगी नहीं। तो ये चीज़ देखने को मिली। और ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था, यानी कि लोग ऐसे बोलते थे कि तुम मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो, जब मेरे फसल आएगी फसल मैं तुम्हें दे दूँगा। तो ये चीज़ भी मतलब उन्होंने, इसमें क्या हुआ था कि मतलब और ऐसे उधार देने लग गए थे कि लो ले जाओ तुम, तो फसल आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऋणदाता भी खुश हो गए थे, उनको फ़ायदा मिल गया था, ऐसे कह सकते हैं। फिर बाजार में तेज़ी से उछाल आया और इसी कारण ऋण आसानी से दे दिया और जो भी स्थितियाँ है वो देखने को मिली। तो प्रत्येक एकड़ पर 100 रुपये इनको अग्रिम राशि दी जाती थी और अगर ज़्यादा समय के लिए ऋणदाता मतलब किसान को पैसा देना है तो भी वो दे सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि किसान कमा रहे तो पैसा आ ही जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी संकट की स्थिति बनी तो मुंबई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई, यानी कि कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और 62 में एक स्थिति ऐसी थी कि 90%, कितना, 90% जो कपास होता था वो भारत से जाता था। नेक्स्ट, लेकिन इन तेजी के वर्षों में भी कपास के उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं होती, यानी कपास जो बो रहे थे ना उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिला। फायदा किसको मिला बताओ, जो कपास पहुंचा रहे थे ना उनको मिला, यानी कि जो लेने आते थे ना, जो ऋणदाता थे या जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे उनको ज़्यादा फायदा मिला। हाँ, यहाँ से तो वो थोड़ा सा बढ़ा देते, जैसे वहाँ पे 100 रुपये में ले रहे और नॉर्मली यहाँ पे प्राइस 2 रुपये की है, तो वो 2 से बोले कि 4 में ले रहे अपन, वो बीच में कितना कमा लेते, सोचो। ऐसे होता था। अंग्रेज मसाले इसे बेचते थे, यहाँ से तो सस्ते फ्री में ही ले जाते, वो तो टैक्स लेते हैं वो उनके लिए फ्री हो जाता, और वहाँ कई हज़ारों गुना महंगे बेचते वो, ऐसे कह सकते हैं। समझी मेरी बात। नेक्स्ट तो अपने पैसों का उन्होंने क्या किया है, अपने पैसों का क्या किया, किन्होंने, वो लूट के गए ना अंग्रेज। कुछ समझा नहीं तेरी बात। अरे अंग्रेज यहाँ से लूट के अच्छा, गए। लूट के उन्होंने क्या किया, यूँ हाँ, उनके यहाँ ले गए, ऐशो आराम किया, लूट के मस्त गए। रही आराम से, अपने राज्य को डेवलप किया ना।
जैसे किसी देश से अपने देश में पैसा आ रहा है तो हमारे देश की समृद्धि है। विदेशी मुद्रा अपन को जितनी मिलती है ना उतना अपन को फायदा रहता है। वहाँ तो मिल कहाँ रही थी, वो तो लूट के ले जा रहे थे। मिलने वाली बात तो दूर की, वो तो लूट के ले जा रहे थे। नेक्स्ट, ये चीज़ अपन को देखने को मिली। फिर धीरे धीरे एकदम क्या हुआ, जैसे अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया और दोबारा क्या हुआ बताओ, जल्दी से बताओ। ब्रिटेन वाले जो कपास मंगवा रहे थे वो कहाँ से मंगवाने लग गए हैं? दोबारा कहाँ से मंगवाने लग गए? अमेरिका से। इतनी देर से याद आता है। अरे नहीं, और वो जैसे अमेरिका से मंगवाया और इधर धीरे 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 उत्पादन जितना भी था वो गिर गया और दोबारा लोग किसके जाल में फंस गए थे, और ऋणदाताओं ने ऋण देना दोबारा क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसानों को अग्रिम राशि देना भी बंद कर दिया और अब बोला ऋणदाताओं ने, लाओ भाई हमारा पैसा वापस लाओ जो भी तुमने लिया है। ऐसे तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद एक और ऋण का स्रोत खत्म, राजस्व की मांग बढ़ा दी। और मतलब बीच बीच जब इनको ज़्यादा खेती में फ़ायदा हुआ था तो अंग्रेज़ों ने भी मौका देख के क्या किया, जो भी ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया, राजस्व की मांग को बढ़ा दिया कि अपन भी ज़्यादा राजस्व लेंगे, किसान ज़्यादा कमा रहे थे। तो उत्पादन तो गिर गया लेकिन राजस्व की मांग थी वो की वही थी। उसके कारण क्या हुआ कि लोगों की स्थिति और पहले से ख़राब हो गई, ऐसे अपन कह सकते हैं। आ जाऊँ 1830 के दशक में किया गया अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया। अब दोबारा मतलब थोड़ा सा राजस्व कम करने की स्थिति थी। नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। राजस्व कम करना था लेकिन क्या किया, बढ़ा दिया। उससे किसानों की हालत और ख़राब हो गई। कपास के खेत धीरे धीरे क्या हुए, गायब हो गए। और ये चीज़ें अपन को देखने को मिली और दोबारा लोग किसके जाल में फंस गए, ऋणदाताओं के जाल में फंस गए। और अब जो भी ऋणदाता थे उन्होंने किसानों को ऋण देने से भी मना कर दिया कि अब हम ऋण आपको नहीं देंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी। अन्याय का अनुभव, ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार करने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आ रहा था और इस बात के लिए वो क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में डूबे जा रहे हैं अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर है। यानी कि उन्हें अपने दैनिक जीवन का भी कुछ काम करना है और कुछ चीज़ें लेके आनी है, बाजार से भी कुछ लाना है, तो भी उनको ऋण की ज़रूरत थी। ऐसी स्थिति उनकी बन गई थी। इसीलिए सारे लोग ऋणदाताओं से बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन ऋणदाता मान ही नहीं रहे थे, वो पैसा दे ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट अगला इसमें दे रखा है, पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले काफ़ी फैला हुआ था। ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियाँ होते थे क्योंकि बहुत सारा पैसा होता था उनके पास। नेक्स्ट, ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियाँ होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता है रेतों के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते हैं, उन्हें विनियमित करते हैं। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता। यानी कि जैसे किसी ने 100 रुपये दिए तो ब्याज जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। इतना होते ही मतलब क्या कर सकते थे वो बताओ। मतलब ये नियम इसीलिए बनाया गया था कि ये जो ऋणदाता है ना इनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वो क्या करते, वो ऐसा करते थे, जैसे देखो यहाँ एक एग्जाम्पल इसने बता रखा है। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर ब्याज कितना दिया, कहाँ से लाया होगा 2000 रुपये, सोच। अनेक और 2000 आज का नहीं बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय की बात 200 साल पहले की बात। अनेकानेक याचिकाओं रहितों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं का उल्लंघन संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायतें की। यानी कि धीरे धीरे अब कंपनी के पास शिकायतें पहुंचने लगी। रेत ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। यानी कि किसान जो थे वो ऋणदाताओं को क्या समझते थे बताओ, कुटिल समझते थे या फिर धोखेबाज समझते थे। क्या समझते थे, क्योंकि वो ऐसे ही साड़े लगा के ऋण दिलवा देते और फिर मतलब जब ब्याज लेने का टाइम आता तब वो रेट बहुत बढ़ चुकी होती। नेक्स्ट अगला इसमें दे रखा है, इन्होंने एक और नियम निकाला था। इसमें इन्होंने ये बुलाया था कि जब भी कोई भी ऋणदाता, कौन ऋणदाता किसान को ऋण देता है, क्या देता है, ऋण, तो उसे एक पत्र पर हस्ताक्षरित करना पड़ेगा। यानी उनके बीच एक समझौता होगा
उसमें ये होगा कि 3 साल में मतलब क्या होगा, 3 साल तक ये अधिकतम ऋण दे सकता है, जिससे क्या ब्याज ज़्यादा नहीं बढ़े। लेकिन ऋणदाता बहुत होशियार होते हैं। क्या होते हैं वो, क्या करते हैं, जैसे ही 3 साल होते हैं नया कागज़ लेके उस पर वापस नया नियम बना लेते हैं, लेकिन ब्याज बढ़ता ही रहता है, ब्याज कम नहीं होता। समझ गए मेरी बात? नामा उल्टा सीधा कर लेते हैं पर ब्याज बढ़ता रहता है। लेकिन अंग्रेजों ने फायदे के लिए बनाया, लेकिन ऋणदाता उसमें भी वो मतलब उन्होंने एक तरीका निकाल लिया था, ऐसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार रसीद देने से भी वो इनकार कर देते, बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर देते, किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले लेते। आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कौन कब्जा कर लेते? ऋणदाता। तो ये कुछ कारण थे इनकी तानाशाही के। नेक्स्ट, तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले जैसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों, बंद पत्रों में साफ साफ सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए। वे विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज संविदा कानून की दृष्टि से प्रवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मानते थे, लेकिन 100 बात की एक बात, किसान अनपढ़ थे, उनको इतना पता नहीं चलता था। उनको ये पता है अंगूठा लगाना है पैसे मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं था। इसी का फ़ायदा कौन उठाते? ऋणदाता। और आज के समय भी ऐसे ही होता है, साइन नहीं करता है, अंगूठा लगाता है, पकड़ के ले जाते, लो थाड़े पेंशन को काम कर रहा और पैसे ट्रांसफ़र। ये मित्र वाले खुद करते हैं ऐसा काम। कोई बोलता है कि मेरे पेंशन का रिपा आया कि नहीं आया देख लो, क्या करते हैं वो, देखने के चक्कर में अंगूठा लगवा के थोड़े बहुत ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बोलते नहीं आए। करते हैं ऐसा करते हैं बहुत सारे अनपढ़ होते हैं जिनको पता नहीं चलता है। अपने तो मैसेज आ जाता है, लेकिन उनके कहाँ फ़ोन है, उनके कहाँ बैंक से लिंक के अकाउंट। तो ऐसे भी आज मतलब बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, समझ गए? तो उस समय भी ऐसा चलता था, ये आज की बात नहीं। आज तो वैसे बहुत जागरूक हुए, शिक्षा आते ही सभी धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लग गई, क्योंकि शिक्षित लोग होता है ना, उसको ठगना बहुत मुश्किल होता है। जो अशिक्षित होते हैं उनके लिए दिक्कत है। नेक्स्ट, आ जाएंगे बेटा, कल टाइम ही नहीं मिला। कॉपियाँ चेक कर लिए तुम्हारी, है ना? परसेंट आ जाएंगे बेटा, कल मैंने सारे इनकी कॉपियाँ चेक की। कॉपी तो शाम को लाए थे सारी, भावना शाम को लेके आए थे। हाँ तो आज आ जाएगा, है ना? कल कर देता, पर कल मैंने कुछ नए नियम भी तो बनाए थे, पता है ना तेरे को? कल उसका काम कर रहा था। चलो देखो लिखा हुआ मिला है, पढ़ इसको। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते। यह पता ही नहीं चलता कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता जो ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते। वे तो हर लिखे हुए शब्द को डरने लगते थे, यानी डरते थे। लेकिन उनकी मजबूरी है पैसा लेना, और उनको जीवित रहना है तो उनको ऋण लेना पड़ेगा। और उन पर साइन करके वो क्या करते, साइन नहीं, अंगूठा लगा के वो क्या करते, ऋण ले लेते। अंतिम बिंदु है दक्कन दंगा आयोग। हाँ आ जाओ। नेक्स्ट, 1857 की याद से चिंतित बम्बई की सरकार पर दबाव डाला गया कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। हाँ सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, एडवांस में। जिसने नहीं सुना है वो वीडियो देख के समझ जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बचा है बस। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की, 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट के नाम से जाना गया, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों, चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। इसको हम किस नाम से जानते हैं बताओ? दक्कन दंगा आयोग। तो ये तेरा पार्ट कंप्लीट। कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को अलग करना। हाँ कलेक्टर ने भेजी नहीं भेजी, लेकिन इसमें क्या है वो सारा तेरे को पता होना चाहिए। तो आज ये पार्ट अपना कंप्लीट। अब जीव खुश तेरा? हाँ।